वेलकम इन CAP फिजिक्स क्लासेस। सेकेंड ईयर के आज हम क्लास में ये स्टडी करने वाले हैं कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को छोड़ दिया जाए तो किस तरह से गति करेगा, यानी कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फील्ड कहीं जनरेट है, उसमें एक पार्टिकल को हमने फेंक दिया तो किस मार्ग पर गति करेगा, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी और उस फील्ड में अगर फील्ड के अनुदिश फेंका गया तब किस रास्ते पर चलेगा, ट्रेजेक्टरी क्या होगी, पथ क्या होगा, और अगर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका गया तब किस तरह से उसकी ट्रेजेक्टरी या पाथ होगा उसका। तो पहला जो केस है इसका हम ये स्टडी करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट केस फर्स्ट, if particle is projected माने फेंका गया हो along along इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी E के दिशा में ही फेंक दिया गया हो। सपोज करिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से पॉइंट P से चलना शुरू करता है जहाँ पर ये रेस्ट में है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और Q तक पहुँच जाता है जहाँ पर वेलोसिटी v हो जाती है। तो जब चार्ज पार्टिकल को जिसकी वैल्यू Q के इक्वल है और मास m है, तो जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे इस पर एक फोर्स लगेगा F जो फील्ड के डायरेक्शन में होगा Q इंटू E के, और इस फोर्स के कारण वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो फील्ड के अनुदिश ही गति कर रहा है। तो जब कोई आवेशित कण फील्ड के अनुदिश गति करता है तो उस केस में वह स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ऋजुरेखीय गति होती है। तो यहाँ पर हमको ये पता करना है कि यहाँ तक आते आते कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें फील्ड E में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो, कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक, तो ये मान लिया गया है कि इसका मास जो दिया हुआ है कुछ m है, चार्ज प्लस Q है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो P से Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह V के इक्वल है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना फील्ड वर्क करेगा तो फील्ड खींच के ले जाएगा, वही काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा और स्पीड बढ़ता जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंजिंग होगा, तो वर्क डन बाय फील्ड फार्मूला होता है वर्क डन के लिए Q इंटू डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्रारंभिक, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल क्या है 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, ये Q इंटू डेल्टा V के। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है जो P से Q के बीच है, तो इसको हम डेल्टा ने लिख करके V से ही लिख रहे हैं, तो हाफ m हो जाएगा v स्क्वायर के। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी √2Q V बाई m। इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें तो पोटेंशियल को पार करते करते इतना स्पीड पा लेगा। तो Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच, m मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है। अगर यही फार्मूला इलेक्ट्रॉन के केस में हो जाए तो फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q को हम E से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यही फार्मूला V इक्वल हो जाएगा √2 2E V अपॉन
m mass of electron, me means where me is the mass of electron। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। पहली चीज़ ये बताते हैं, इसमें एक चीज़ आपको ये मिला कि जब हम चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अनुदिश मूव करता है तो वह स्ट्रेट लाइन पर मोशन करता है, यानी इसका जो मोशन होगा, यानी इट्स मोशन विल बी रेक्टिलिनियर, यानी रिजुरेखीय गति करेगा, रिजुरेखीय गति, यानी यह सरल रेखा में गति करता है। और एक्सेलरेशन कितना होगा, इससे तो हमको स्पीड मिल गया। जब चार्ज पार्टिकल को यहाँ छोड़ेंगे तो वह गति करना शुरू करेगा और उस पर फोर्स लगेगा, तो चार्ज कितना होगा, एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स के लिए फार्मूला होता है एफ क्यू इंटू ई के होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्यू इंटू ई के इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इस फार्मूले से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का भी हो तो आप जानते हैं ई की वैल्यू भी बाई डी होती है, जहाँ डी दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस और पोटेंशियल दिया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा क्यू भी अपॉन एम इंटू डी के। तो एक्सेलरेशन हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो इस आर्टिकल में हमने जाना कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अनुदिश प्रोजेक्ट करते हैं तो वह स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, उसकी वेलोसिटी √2 क्यू वी बाई एम के इक्वल होता है और उसका एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन स्मॉल एम के इक्वल होता है। क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एम जो है मास है। इसी का दूसरा केस, दूसरे केस में चार्ज पार्टिकल को आपको फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना है, यानी लंबवत दिशा में प्रक्षेपित किया जाए। तो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे है कि लंबवत जब प्रक्षेपित किया जाएगा तो पार्टिकल अब स्ट्रेट लाइन में मोशन न करके एक कर्व पाथ पर मोशन करता है, वक्र मार्ग पर। और वह वक्र मार्ग जो होता है वो पैराबोलिक परवलयाकार होता है। अब इस चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं केस सेकंड में। तो इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत प्रक्षेप। लंबवत प्रक्षेप का मतलब सपोज करिए कि कहीं पर एक स्थान है जहाँ पर एक फील्ड आप जनरेट किए हुए हैं, दो प्लेटें लगाकर, नीचे वाले प्लेट को पॉजिटिव, ऊपर वाले को निगेटिव, तो प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, वाई एक्सिस के अलोंग, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, और जिधर प्लेटें हैं इधर एक्स एक्सिस, और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर जिसका चार्ज Q जो पॉजिटिव है, मास m है, इसको हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं फील्ड के अनुदिश। तो फील्ड के लंबवत प्रोजेक्ट किया गया है तो इसका प्रारंभिक वेग केवल x दिशा में होगा, लेकिन y दिशा में जो uy होगा वो 0 होगा। y दिशा में कोई इसकी वेलोसिटी नहीं है किधर, x एक्सिस के अलोंग। तो जैसे ही इस फील्ड में इंटर करेगा एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा F, जो Q इंटू ई के इक्वल होगा, और इस फोर्स के कारण ये ऊपर उठने लगेगा, इसलिए ये वक्र मार्ग पर गति करता हुआ जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ किसी बिंदु P पर पहुँच जा रहा है x y पर, कितने समय में, t समय में।
तो उतनी देर में x डायरेक्शन में चली गई दूरी x के इक्वल होगा और y दिशा में चली गई दूरी y के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि P तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। कि अगर मान लिया जाए कि if P x y is the position of particle at time t समय पर अगर पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, x y पर, तो मोशन आप लेंगे मोशन एलॉन्ग x एक्सिस, यानी x अक्ष के अनुदिश गति। अब x दिशा में कितना दूरी तय किया है, x के इक्वल, और वेलोसिटी कितनी है v, तो समय t इक्वल होता है दूरी और चाल से डिवाइड कर देंगे। दूरी चला है x, चाल कितना है u, तो t की वैल्यू हो जाएगी x बाई u। अब मोशन लिया जाएगा y एक्सिस के अलॉन्ग, तो मोशन along y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लेना है, तो एक्सीलरेशन a त्वरण कितना हो जाएगा, तो फोर्स q इंटू ई अपॉन हो जाएगा m के। एक्सीलरेशन मिल गया आपको। कितना डिस्टेंस y एक्सिस में चला है, तो y दूरी चला है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी y 0 है, vy 0। तो फार्मूला होता है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते हैं। s चली गई दूरी है, तो y दिशा में y के बराबर दूरी तय किया, तो यहाँ y रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a एक्सेलरेशन q e बाई m, यहाँ से, और t x बाई u, ये वैल्यू आपको रखनी है, तो x बाई u का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y इक्वल हो जाएगा q e अपॉन 2mu स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स वाई में एक रिलेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन जो है ये एक्स और वाई में एक रिलेशन बता रहा है। अगर x में 2 घात है, क्वाड्रेटिक है, और y में 1 है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दिस रिप्रेजेंट द पैराबोला। इसका मतलब हुआ कि द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल will be parabolic, यानी स्ट्रेट लाइन में न मूव करके एक पैराबोलिक मार्ग पर, वक्र मार्ग पर गति करेगा, और ये पैराबोलिक नेचर का होगा। तो यह भी प्रूफ हुआ कि किस रास्ते पर चलेगा, तो उसका रास्ता किस डिजाइन का होगा, तो पैराबोलिक होगा, जो मैथ में आप पढ़ चुके हैं। अब हमको ये पता करना है कि क्या इस प्लेटों को पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि ऊपरी प्लेट से टकरा जाएगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, और प्लेट को पार करते करते क्या इसकी, अगर मान लीजिए कि यदि प्लेट के बीच की दूरी अगर स्मॉल d हो, तो यहाँ पर जरा देखिए, y एक्सिस में इधर y एक्सिस की ओर चली गई जो दूरी आप निकाले थे, y इक्वल आया था q e अपॉन 2m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सपोज करिए कि प्लेट का
यहाँ से यहाँ तक प्लेटों की जो लंबाई है यल है। पूरे प्लेट की लंबाई कितनी है? यल है यहाँ से यहाँ तक। तो जब पार्टिकल इस प्लेट से बाहर निकल रहा होगा तो उस समय x दिशा में चली गई दूरी यल के इक्वल हो जाएगा, तो x ही यल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ रख दिया जाए तो y की वैल्यू हो जाएगी QE अपॉन 2m u स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l के। अब जरा देखिए, अगर इससे कम अगर प्लेटों की लंबाई दूरी हो जाती है, जो लिखा गया प्लेट के बीच की दूरी d अगर मान लिया जाए, तो यदि d छोटा हो जाए किससे? इससे, QE एल स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर, इससे अगर छोटा हो जाता है तो कण जो है ऊपरी प्लेट से टकरा जाएगा। ये कंडीशन याद रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर इक्वल अथवा बड़ा हो जाए, d क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है ये वाला d। तो अगर d की वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो दोनों प्लेटों को पार कर जाएगा और स्पर्श करता हुआ पार करेगा। यानी QE एल स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर से अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बड़ी या बराबर है तो कण प्लेटों से बाहर निकल जाएगा, यानी अब नहीं टकराएगा। तो दो कंडीशन होते हैं, इस कंडीशन में टकरा जाएगा और इस कंडीशन में प्लेट छोड़ करके यानी प्लेट से बाहर निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो प्लेट से बाहर निकलते निकलते कितना स्पीड पालेगा। तो हमने मान लिया कि बाहर निकलते निकलते उसका स्पीड v के इक्वल हो जाता है। तो v को हम दो पार्ट में वियोजित कर सकते हैं, एक x एक्सिस के लॉन्ग जो vx हो जाएगा और y एक्सिस के लॉन्ग vy हो जाएगा। तो हमको इस v की गणना यानी कैलकुलेट करना है v को। तो फिर दो टाइप का मोशन लेंगे, मोशन अलोंग x एक्सिस और मोशन अलोंग y एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए, पार करते करते जब बाहर निकलेगा तो x डायरेक्शन में प्लेट की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा और वेलोसिटी कितनी है u। तो प्लेट को पार करने में लगा समय जो होगा, प्लेट को पार करने में लगा समय t इक्वल हो जाएगा x बाई u, यानी x के जगह पर l हो जाएगा बाई u। l प्लेट का लेंथ है। तो हमको टाइम मिल गया और इतने टाइम में वह कितनी वेलोसिटी पालेगा ये आपको निकाल लेना है। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी y एक्सिस के अनुदिश फार्मूला होता है v इक्वल u प्लस a t। v कितना है? वी बाई u 0 है, a QE बाई m और t टाइम यहाँ है x L बाई u। तो फार्मूला मिल गया QE L अपॉन m u, Vy मिल गया। और Vx जो है प्रारंभिक वेग u के ही बराबर होगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है y दिशा में लग रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, इसलिए इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हर पॉइंट पर इसका हॉरिजॉन्टल वेग हमेशा u बना रहेगा, हर पॉइंट पर u ही रहेगा। तो यहाँ पर भी u ही रहेगा, तो ux की वैल्यू प्रारंभिक वेग u के बराबर होगा। तो vx की वैल्यू u हो जाएगी। अब जब हमको vx और vy मिल गया तो फार्मूला आप जानते हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों
तो इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो v के लिए फार्मूला होता है रूट में vx² प्लस vy²। अब दोनों की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। vx जो u है तो u² हो जाएगा, और vy कितना है? QEL/MU, L/MU, और इस तरीके से, और इसका होल स्क्वायर। यानी फाइनली फार्मूला आपको मिला v = √u² प्लस QEL/MU का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लेट से बाहर निकलते निकलते इतना स्पीड हो जाएगा उसका। यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सपोज करिए कि दो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर है, और ये रेस्ट में है, रुके हुए हैं रेस्ट में, और तब इसको हम छोड़ देते हैं तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये मूव करना शुरू करेंगे और इतना दूर चले जाएंगे कि अब रिपल्सिव फोर्स खत्म हो जाएगा। तो फाइनली इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते क्या इनका स्पीड होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जब हम दो चार्ज पार्टिकल को एक फिक्स जगह से जब हम छोड़ देते हैं तो रिपल्सिव फोर्स के कारण वो दूर हटते हैं और उनका स्पीड बढ़ता जाता है, और इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते वो फाइनली स्पीड पा लेते हैं। तो कैसे हम स्पीड की गणना करेंगे? तो यहाँ पर सपोज करिए कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, इसका मास m1 और इसका मास m2 है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि प्रारंभिक ऊर्जा बाद के ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो प्रारंभ में रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक पोटेंशियल प्रारंभिक इक्वल आई मीन इनिशियल के फाइनल यू फाइनल के, यानी जब इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तब इनकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और जब पास थे तब। तो दो चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस से छोड़ा जाए तो फाइनली क्या मिलेगा? तो हाफ m1 v1²। प्रारंभिक ऊर्जा है तो प्रारंभ में तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आप फार्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1² हाफ m2 v2² हो जाएगा। और जब इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इस तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले के भी और दूसरे में भी। तो दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगा। अगर संयोग से इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज है, सेम टाइप ऑफ चार्ज, दोनों अगर एक ही टाइप के चार्ज पार्टिकल हैं तो m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे, तो हम m से लिख दें, और q1 और q2 भी दोनों सेम होगा तो q से लिख देते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? q² हो जाएगा। तो 1/4πε0 q²/r हो जाएगा। और ये हाफ m v², दूसरा वाला भी हाफ m v² हो जाएगा। तो जब राइट साइड को ऐड करेंगे तो आधा आधा पूरा हो जाएगा, तो m v² हो जाएगा जो q²/r और 1/4πε0 हो जाएगा।
तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हर एक कण की, तो v रूट ओवर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यम से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर के। तो अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम टाइप ऑफ हैं, सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं, तो Q1 Q2 सेम हो जाएगा, मास भी सेम हो जाएगा और दोनों की इतनी स्पीड हो जाएगी। तो अनंत तक पहुंचने पर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो जैसा आपसे न्यूमेरिकल पूछे वैसा आपको सॉल्व करना है। कभी कभी ये होता है कि एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया जाता है और केवल एक ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। ये पहला केस सपोज कर लेते हैं जिसमें दोनों फ्री हो मूव करने के लिए, दोनों गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी फ्री हैं। दूसरा केस होता है कि एक पार्टिकल को हम फिक्स कर दें और तब दूसरे को फ्री करें मूव करने के लिए। तो जब हम दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी एक को फिक्स कर देते हैं, तो जब वो मूव नहीं करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो रहेगी, फाइनल भी जीरो रहेगी। तो फाइनली एक ही पार्टिकल जब मूव करेगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में एक पार्टिकल में समा जाएगी। यानी सपोज करिए कि एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ फिक्स कर दिया गया जिसका मास m और चार्ज q है, और एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को जो कि मास m चार्ज q है सेम ही टाइप का लिया गया है, और तब दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और इसको छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए। तो जब ये मूव करना शुरू करेगा तो इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते मान लीजिए ये कितना वेग पा ले रहा है v के। तो अब यहाँ पर ये रेस्ट में है, तो यहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया है। तो जब फिक्स्ड होगा तो ये मूव नहीं करेगा। तो एक स्थिर है और एक गति कर रहा है। तो इस केस में दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजिंग हुआ है, तो शुरू में कितनी एनर्जी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फार्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R। तो दोनों सेम चार्ज हैं तो Q1 Q2, तो Q बाई R हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजिंग हुआ, तो हाफ mv²। तो एक ही पार्टिकल मूव किया है, दूसरा मूव नहीं कर सकता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस केस में v² की वैल्यू 2 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू m हो जाएगा। तो v की वैल्यू हो जाएगी √2q² अपॉन, तो 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा, q² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू m हो जाएगा। तो अगर एक पार्टिकल केवल मूव कर रहा है तब ये इक्वेशन मिलेगा, और दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो दूसरा वाला। तो कैसा केस है यहाँ पर, ये जो दूसरा केस था ये आपका, यदि एक कण फिक्स तथा दूसरा फ्री हो, यानी दूसरा मूव करने के लिए स्वतंत्र है, तो एक को फिक्स दूसरे को गति कराया जाए तो इसे दूर जाते जाते इतना स्पीड पा लेगा। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज कैसे काइनेटिक एनर्जी में करना है उसको हमने देखा।